Question number 27. Compute the total income of Shri Shyam Sundar Lal under different heads on the basis of the following particulars. तो हमको श्री श्याम सुंदर लाल का टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. यहाँ पीएल अकाउंट दे रखा है और नेक्स्ट पेज पे भी और सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है. उसके बेसिस पे हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे पीएल अकाउंट दे रखा है, तो हम बात कर लेते हैं पीजीबीपी की, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का. भाई देखो, उसमें दो तरीके होते थे कैलकुलेट करने का. अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा था तो हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करते थे. नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम और लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. तो आप देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट दे रखा है, यानी कि पीजीबीपी जो है हमको इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद डिसअलाउ. भाई देखो, इस साइड जो दिया होता है वो एक्सपेंसेस होता है और इस साइड जो दिया होता है वो इनकम होता है. तो दरअसल बात ये कि हम जब पीजीबीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो दूसरे इनकम ये सब ऐड हैं उसको हम लेस कर देते हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ बिजनेस वाली इनकम चाहिए ना. तो बाकी सारी इनकम को हम डिसअलाउड इनकम में यहाँ लिख के लेस कर देते हैं. और यहाँ पे और सारे जो भी एक्सपेंसेस, घर वाले एक्सपेंसेस या कोई भी ऐसी एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और यहाँ पे दिखा चुके होते, तो उसको हम ऐड करते हैं. ठीक. और उसके बाद वो एक्सपेंसेस जो कि पीएल अकाउंट में नहीं दिखाए हैं, अलग से दिया हुआ है कि ये नहीं शो हुआ है पीएल अकाउंट में, तो उसको भी हमको लेस करना पड़ता है. तब जाके हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक. तो हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा. सबसे पहले लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट 1800 रुपीज. अब ये डिपेंड करता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं. तो इंटरेस्ट से रिलेटेड हम कुछ एडजस्टमेंट है देख लेते हैं. इंटरेस्ट इंक्लूड्स रुपीज 200 on loan taken for purchasing debentures of a company and 300 rupees on loan taken for reconstruction of house property let out. तो भाई अब ध्यान रखो, आपको ऐसे ही करना होगा कि यहाँ कोई भी जो दे रखा है उसको एक बार एडजस्टमेंट चेक करना होगा कि दिया है कि नहीं. तो इंटरेस्ट का दे रखा था जिसमें कि बोला है 200 रुपए जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो कि इन्होंने कंपनी का डिवेंचर को परचेज करने के लिए लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट है. तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ ना, तो ये डिसअलाउड है, यानी कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस में 200 रुपए ऐड होगा. और यहाँ लिखा हुआ है कि 300 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन है रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट. तो ये तो भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया ना, तो ये तो बिजनेस में नहीं आएगा, यानी कि ये 300 रुपए और ये 200 रुपए पूरा डिसअलाउड, ये ऐड हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, ये 1800 रुपए जो है इसमें से 500 रुपए आप ऐड करोगे, क्योंकि हमने अभी एडजस्टमेंट में देखा 500 रुपए जो है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था. बाकी नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि वो बिजनेस से रिलेटेड है. ठीक. आगे टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 2200. ये भी डिपेंड करता है कि क्या किस चीज के लिए रिपेयर हुआ है, तो इसका भी एडजस्टमेंट देख लेते हैं. The expenses of repairs relating to house property let out are 40% of the repairs and renewal expenses. तो भाई यहाँ पे ये जो रिपेयर और रिन्यूअल एक्सपेंसेस बोला गया है 2200 रुपीज, इसमें से 40% किसके लिए यूज हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है उसके लिए. तो आप ये बताओ, ये तो बिजनेस का पार्ट हुआ नहीं, ये तो हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने किराए पे दी, उस हाउस को रिन्यू और रिपेयर कराने के लिए हुआ ना, तो ये तो बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हुआ. तो इसीलिए ये 40%, यानी कि आप लिखोगे टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 2200 का 40% अमाउंट जो होगा वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में आप ऐड कर दोगे. ठीक है, क्योंकि ये 40% बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. आगे टू इंश्योरेंस 4200. इसको देख लेते हैं इंश्योरेंस किस चीज के लिए है. इंश्योरेंस इंक्लूड्स 30% फॉर फायर इंश्योरेंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, 30% फॉर द वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड द बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस. तो अब इंश्योरेंस को आप लोग देखो कैसे बांटा गया है. 30% जो है वो है फायर इंश्योरेंस के हाउस प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. आगे लिखा है 30% वर्कर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए. तो वर्कर एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी कि इनका जो बिजनेस है, इनके यहाँ बिजनेस में जो वर्कर है ना, उनके एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस हुआ है, तो ये हो गया बिजनेस से रिलेटेड, पीजीबीपी से रिलेटेड. और बोला गया है बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि 30-30 60%, बचा कितना 40%. तो जो बचा 40% है वो इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पे अपने करा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस.
तो अब आप खुद बताओ भाई कि इन तीनों में से कौन सा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बस केवल ये वाला बिजनेस से रिलेटेड है 30%। बाकी 30% बोला गया है फायर इंश्योरेंस जो कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए और 40% लाइफ इंश्योरेंस के लिए, यानी कि ये दोनों 40 प्लस 30 70% जो है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में ऐड होगा। तो आप यहां लिखोगे टू इंश्योरेंस 4200 का 70% और ऐड हो जाएगा डिसअलाउड में। ठीक है, बस ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला अमाउंट है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्वालिफाई होता है, तो ये जो फायर इंश्योरेंस है हाउस प्रॉपर्टी के लिए और वर्कर वाला ये तो नहीं क्वालिफाई होगा 80C में, लेकिन ये बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम है वो 80C में क्वालिफाई होगा। तो आप यहां लिख लो 80C। ठीक है, तो भाई 40% ऑफ 4200 ये आ गया 1680 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जा रहा है, इतना प्रीमियम कटा है 1680 रुपए। अब क्योंकि यहाँ पे कितने की पॉलिसी है, कब ली गई है, ये सब बताया नहीं गया है, तो हम मानेंगे कि ये 1 अप्रैल 2012 के बाद वाली है और पूरा अमाउंट क्वालिफाई मान लेंगे। 1680 रुपए पूरा आप 80C में लेस कर देना। ठीक है, आगे लिखा है टू डेप्रिसिएशन 5600। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ₹1200 ऑन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। इस 5600 रुपीज में से जो ये 1200 रुपीज है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेट आउट है। तो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट ये तो बिजनेस नहीं है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो इसका मतलब कि 1200 रुपीज जो है वो डेप्रिसिएशन का ऐड हो जाएगा क्योंकि वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक, टू कंपनसेशन 10,200 रुपीज। तो कंपनसेशन किसके लिए? कंपनसेशन वॉज पेड टू एन एम्प्लॉय हुज डिसमिसल वॉज इन बिजनेस इंटरेस्ट। ये कंपनसेशन 10,200 रुपए का ये जो है एम्प्लॉय को पे हुआ है और जिसका डिसमिसल जो है मतलब उसको निकाला जाना बिजनेस के इंटरेस्ट में था, इसीलिए ये अलाउड एक्सपेंसेस है। तो ये अलाउड है इसलिए नहीं आएगा ये। ठीक है, ये नहीं ऐड होगा। टू लॉ चार्जेस 5,100। Law charges include ₹2,000 relating to a petition filed against breach of contract and the balance regarding GST appeal। मतलब कि 5,100 में से 2,000 रुपीज जो है एक इन्होंने पेटिशन फाइल की है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पे इन्होंने पेटिशन फाइल की है 2,000 रुपए। तो ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया इसलिए ये भी अलाउ हो गया। और बैलेंस जीएसटी अपील तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउ, यानी कि ये 5,100 पूरा अलाउ है। नेक्स्ट है टू लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर। तो साफ साफ लिखा है लेबर के वेलफेयर के लिए जो खर्चा हुआ, तो ये तो इनके बिजनेस से रिलेटेड है यानी कि अलाउ है, अलाउड एक्सपेंसेस, तो इसका हमको कुछ नहीं करना है। आगे टू सब्सक्रिप्शंस 5,800। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड देखिए, सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹2,000 गिवन फॉर इलेक्शन पर्पसेस टू पॉलिटिकल पार्टीज इन कैश। तो पहली बात तो आप देखो कि 5,800 में से 2,000 रुपए किसको दिया गया है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन पर्पस के लिए दिया गया है। ठीक, तो ये 2,000 रुपए तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, तो इसीलिए 5,800 में से केवल 2,000 रुपीज ऐड होगा क्योंकि ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को जब कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल पैसा देता है अगर, तो उससे रिलेटेड डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? देखो, कोई भी अमाउंट जो कि डोनेट किया गया है पॉलिटिकल पार्टी को कैश में, वो नहीं अलाउ होता है 80GGC में, नहीं अलाउ होता। लिखा है ना, अमाउंट पेड टू पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80GGC पेड इन कैश। भाई कैश में अमाउंट जो पॉलिटिकल पार्टी को पे करोगे वो अलाउ नहीं होगा, इसीलिए आप इसका डिडक्शन नहीं दोगे 80GGC में। ठीक है, 80GGC में इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से इसको आप ऐड कर देना नेट प्रॉफिट में। ठीक है, अब उसके बाद हम इनकम देख लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इससे कोई मतलब नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ग्रॉस नोटिफाइड। तो भाई ये जो इंटरेस्ट मिला है डिबेंचर पे, तो ये पार्ट हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का।
तो पीजीबीपी इनकम में, बिजनेस के इनकम में तो इसका कोई वो नहीं है, ये बिजनेस इनकम में तो नहीं आएगा, इसलिए डिसअलाउड इनकम हो गया। भाई डिसअलाउड इनकम क्या कहता है? दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट आर क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। तो भाई ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये लेस हो जाएगा डिसअलाउड इनकम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐसे तो 10,000 रुपए पूरा आता है, लेकिन हम देख लें इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दे रखा है। हाँ, यहां पे बोला था इंटरेस्ट इंक्लूड 200 रुपीज ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। भाई देखो, जहां से जिस डिबेंचर पे इनको इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपए, इस डिबेंचर को परचेज करने के लिए इन्होंने लोन लिया था। तो अब लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट 200 रुपए कट रहा है। तो जब आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखोगे तो आप 10,000 और इनर कॉलम में 200 रुपीज लेस करके तब दिखाओगे। ठीक है, बाकी पीजीबीपी वाले में पूरा अमाउंट दिखाओगे, जितना क्रेडिट हुआ है वो पूरा अमाउंट हम पीजीबीपी में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाय रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 36,000 रुपीज। तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये तो पूरा अमाउंट लेस हो जाएगा नेट प्रॉफिट में से, वही डिसअलाउड इनकम में पूरा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का है। ठीक, तो अभी हम हाउस प्रॉपर्टी में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे। पहले इसका पीजीबीपी में बस आप ये जान लो, ये पूरा अमाउंट लेस हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या डिसअलाउड एक्सपेंसेस हमने देख लिए जो ऐड करने थे। उसके बाद डिसअलाउड इनकम भी हमने देख लिया, केवल 2 थे, एक था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और एक था ये रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद आप यहां नीचे आ जाओ, बी पॉइंट में लिखा हुआ है द अमाउंट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट आर एस फॉलो। तो जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था तो उसमें सबसे नीचे क्या था, एक तो हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, फिर लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, फिर लास्ट में हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब कि वो एक्सपेंसेस जो कि डिडक्शन के लिए अलाउ तो होते हैं मगर पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं, तो उसका हमारा काम है ना कि उसको लेस करना। तो आप देखो यहां लिखा है द अमाउंट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट आर एस फॉलोज। मतलब ये वो खर्चे हैं जिसको कि एक्सपेंसेस साइड में पीएल में दिखाना तो चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया है। तो सबसे पहला, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली 500 रुपीज। तो ये खर्चे थे, इसको इन्हें दिखाना चाहिए था पीएल अकाउंट में, इन्होंने नहीं दिखाया है तो इसको हमको लेस करना पड़ेगा। अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट वाले हेड में। उसके बाद थेफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम आयरन सेफ ₹1500। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक अगर हमारे आयरन सेफ से कोई भी कैश में अमाउंट चोरी होता है तो वो एडमिसिबल है, यानी कि इस एक्सपेंसेस को भी इन्हें पीएल अकाउंट में टू साइड में, डेबिट साइड में दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया ना इन्होंने, तो हम दिखा देते हैं, हम लेस कर देंगे इसको। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन इन द बिजनेस ₹2000। भाई देखो, बिजनेस के लिए इन्होंने नया टेलीफोन कनेक्शन लिया था, उसका खर्चा है 2,000 रुपए। तो ये तो बिजनेस के एक्सपेंसेस थे ना, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस हों, जैसा कि ये पीएल अकाउंट था तो इसमें तो सारे ही एक्सपेंसेस दिखाए थे, और अगर हम सिर्फ पीएल अकाउंट बिजनेस का ही ले तो बिजनेस के पीएल अकाउंट में तो दिखाना चाहिए था ना, इन्होंने नहीं दिखाया है तो हम इसको दिखाएंगे, हम इसको लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस था और ये लेस भी नहीं हुआ था। और बाकी ये दोनों भी लेस करेंगे क्योंकि ये दोनों भी पीएल अकाउंट में नहीं था तो इसको भी लेस करेंगे, और ये भी पीएल अकाउंट में नहीं शो हुआ था जबकि शो होना चाहिए था तो हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से पीजीबीपी तो हमने देख लिया कैसे करना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हमने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, उसमें से जो लोन का इंटरेस्ट कट रहा था, कहने का मतलब कि इस डिवेंचर को खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया था, उसके लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो 200 रुपीज इसमें से हम लेस करके दिखाएंगे। बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का और कोई भी पार्ट नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो उसके बाद है, आ जाओ आप रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो देखो यहाँ पे कहीं भी फेयर रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये सब तो, और म्युनिसिपल वैल्यू ये सब तो दे नहीं रखा है। तो भाई आपको क्या करना है, सीधे नॉट कवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है, उसमें लिखना है
तो आप लिखोगे म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, ये दोनों दे नहीं रखा है। आप एक्चुअल रेंट वाली जो वैल्यू है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब आप पीजीबीपी में लेस करोगे तो पूरा ही अमाउंट लेस कर देना, क्योंकि हमको केवल उससे मतलब है कि वो पैसा जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और यहाँ पे ऐड हो चुका है तो हमको बस वो अमाउंट को लेस करना है, ठीक। बाकी जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तो ये केवल एक रेंट दे रखा है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तीनों आप लिखोगे, ये दोनों है नहीं, एक्चुअल रेंट आपने लिखा है यहाँ पे, इन तीनों में से ग्रेटर तो एक्चुअल रेंट ही ग्रेटर आएगा और कुछ है नहीं, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। उसमें से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्सेस, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये तीनों ही नहीं है तो यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही हमारा एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो वो जो भी एनुअल वैल्यू रहेगा उसका 30% निकाल के आप यहाँ लिखना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 300 रुपए इंटरेस्ट है ऑन लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, तो ये 300 रुपीज जो है ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसी घर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, तो ये यहाँ पे लेस होगा। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन, यहाँ पे अमाउंट है इसका 300 रुपीज, तो 300 रुपीज लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो सब कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है कि कब स्टार्ट हुआ है, कब लोन लिया गया था, तो ये कैलकुलेट नहीं करना है, तो सीधे ये दोनों आप कैलकुलेट करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे, एनुअल वैल्यू से लेस कर दोगे, आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो लिखा है कि रिपेयर है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो रिपेयर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आगे लिखा है कि डेप्रिसिएशन है हाउस प्रॉपर्टी पे, तो इसका भी हमने कहीं भी फॉर्मूले में नहीं पढ़ा कि यूज आता हो, तो इन दोनों का हाउस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 27 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप उसके अकॉर्डिंग लिखना। यहां इस बुक के अकॉर्डिंग है 22-23, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। तो सबसे पहले हम हेड वाइज चलते हैं, सैलरी नहीं है, रिटायरमेंट नहीं दिया हुआ है कुछ भी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, हाँ उससे रिलेटेड है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। तो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से यहाँ इनकम में दे रखा था रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम भाई नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट क्योंकि नहीं दे रखा है, तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, अमाउंट कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है, फेयर रेंट नहीं है, ये मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके एक्चुअल रेंट दे रखा है 36,000, बोला है ना रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। तो इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वो हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो भाई 36,000 ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं तीन चीज, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, फिर वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, वो है नहीं तो ये तीनों ही नहीं है, तो बस आप यहां सीधे लिखो, और यही हो गया हमारा 36,000 रुपीज एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को थोड़ा आप इधर लिखना, 36,000 ये हो गया एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो भाई एनुअल वैल्यू का 30% ऑफ 36,000, तो 36,000 रुपीज का 30% निकालेंगे हम, तो यह आ गया 10,800, 10,800, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो यहां पे दे रखा था एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट, बोला गया था कि 300 रुपए जो है वो लिया गया था लोन, सॉरी एक लोन लिया गया था हाउस के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पे इंटरेस्ट जा रहा है 300 रुपए, तो वो इंटरेस्ट यहां पे आप लोगे 300 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है नहीं, तो बस यही दोनों हम ऐड करके पहले यहां पे लिखेंगे, तो 10,800 प्लस 300 ये आ गया 11,100,
आप लिखोगे यहाँ 11,100। बाकी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपेयर्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी, उससे मतलब नहीं है, वो हमारे फॉर्मूले में कहीं नहीं आता है, तो हम क्यों ले उसको। ठीक है, अब एनुअल वैल्यू जो था 36,000, उसमें से ये सब चीज आप लेस करो, 11,100, ये हो गया 24,900 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे 24,900 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो यहां पे क्योंकि पीएल अकाउंट दे रखा है इसलिए हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट, अमाउंट कितना है नेट प्रॉफिट का, 3,30,000। नेट प्रॉफिट है 3,30,000। सबसे पहले हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट आर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर पीएल अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट लिखा हुआ था, तो इंटरेस्ट तो 1800 रुपीज था, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखा एडजस्टमेंट में कि इस 1800 जो इंटरेस्ट है उसमें से 200 रुपए जो इंटरेस्ट कट रहा था वो एक डिबेंचर्स को इन्होंने खरीदने के लिए जो 200 रुपए लोन था उसका इंटरेस्ट, सॉरी लोन था किसी भी अमाउंट का, उसका 200 रुपए जा रहा था। भाई कहीं इन्होंने डिबेंचर खरीदा होगा, अब उन्होंने वो खरीदने के लिए पहले लोन ले रखा था। ठीक है, तो अब उसके बाद उस लोन पे 200 रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी यहाँ पे डिसअलाउड हो गया। और 300 रुपए जो था इंटरेस्ट कट रहा था वो इन्होंने लोन ले रखा था रिकंस्ट्रक्शन के लिए हाउस प्रॉपर्टी। तो हमने देखा था क्वेश्चन करते वक्त कि इस 1800 में से 500 रुपए जो है वो डिसअलाउड है। तो आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट किस पे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट 200 रुपए, फिर उसके बाद और एक है हाउस प्रॉपर्टी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो है 300 रुपए, तो यानी कि 500 रुपए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, लिखा है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड हमने जो एडजस्टमेंट पढ़ा था पॉइंट नंबर 5 कि इसमें लिखा हुआ था कि 30% हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 30% बिजनेस के लिए और बचा हुआ 40% लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। क्योंकि बैलेंस बोला था तो बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, 30, 30, 60, बैलेंस 40 बचा। तो अब आप देखो केवल 30 बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि 30% अलाउड है, बचा ये 40 + 30 70% डिसअलाउड हो जाएगा। तो यानी कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो है 4,200, तो इसका 70% डिसअलाउड में आएगा। तो आप यहां लिखोगे इंश्योरेंस, तो आप सबसे पहले यहां लिख दो ऑन हाउस प्रॉपर्टी जो फायर इंश्योरेंस लिया गया था वो कितना परसेंट है, 30% है। तो आप लिखोगे 4,200 रुपीज का 30%, इसको आप कैलकुलेट करो अपने कैलकुलेटर पे, तो 4,200 का 30% ये आ जाएगा 1,260। उसके बाद जो 30% था वो बिजनेस से रिलेटेड था तो इसलिए वो अलाउ हो गया। उसके बाद जो लास्ट का 40%, जो बचा हुआ 40% है वो लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि वो भी डिसअलाउड। तो आप यहां लिखोगे ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 4,200 का 40%, तो 4,200 का 40% ये आ गया 1,680। इन दोनों अमाउंट को आप ऐड करो, 1,260 प्लस 1,680, ये आ गया 2,940। ठीक, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, वहां लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 कि 5600 जो पूरा डेप्रिसिएशन है उसमें से 1200 रुपए हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेट आउट हुआ है। तो ये 1200 रुपए बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं है, घर से रिलेटेड खर्चे हैं, इसलिए 1200 रुपए डिसअलाउड। तो आप यहां लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी अमाउंट 1,200 रुपीज। उसके बाद है कंपनसेशन, तो वो अलाउ
क्योंकि हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, कंपनसेशन वॉज पेड टू एम्प्लॉय, जिसका कि डिसमिसल बिजनेस इंटरेस्ट में था, तो एम्प्लॉय को पे हुआ है तो ये अलाउ हो गया। आगे लॉ चार्जेस से भी रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, तो ये दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड थे, इसलिए अलाउ होगा। उसके बाद आते हैं लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर, साफ साफ लिखा है कि लेबर के वेलफेयर के, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि अलाउ। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 5800, उसमें से 2000 रुपए जो है पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में पे हुआ है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी को पे हुआ है तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो आप यहां लिखोगे अमाउंट पेड टू पॉलिटिकल पार्टी, कितना 2000 रुपीज। अब ध्यान रखना आप, ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टी को जो अमाउंट जाता है वो 80 GGB और 80 GGC में कंडीशन के मुताबिक वहां हम डिडक्शन देते हैं, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2000 रुपए कैश में पे किया गया है, जबकि 80 GGB और 80 GGC ये कहता है कि अमाउंट कैश में नहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ कैश में पे किए हैं तो इसलिए इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं था तो यहाँ आप ऐड कर दोगे। और कोई भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो कि पीएल के हमने सब सारे ही देख लिए एक्सपेंसेस। सबसे पहले था आपका इंटरेस्ट, वो भी हमने देख लिया, रिपेयर, इंश्योरेंस, देन आपका डेप्रिसिएशन, कंपनसेशन, लॉ चार्जेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन। देखिए इसीलिए रिवाइज कर लेना चाहिए। अभी मैं रिपेयर जो सेकंड पॉइंट है वो मैं भूल गया था, आपको रिपेयर एंड रिन्यूअल्स भी लेना है, इसीलिए आप लोग एक बार जब सारा कर लिया करो तो दोबारा रिवाइज कर लिया करो। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, तो आप यहाँ लिखोगे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। अमाउंट तो है 2200 रुपीज, लेकिन रिपेयर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि 40% जो है वो रिपेयर और रिन्यूअल एक्सपेंसेस के लिए घर के लिए खर्चा हुआ है। तो यानी कि जो पूरा 2200 रुपीज है रिपेयर का, उसमें से 40% बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो आप यहां लिखोगे 2200 का 40%, 2200 का 40%, अमाउंट कितना आ गया 880। सॉरी ये गलती हो गई थी, आप ध्यान रख लेना, आप यहाँ ऊपर ही लिखोगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट हो गया है, उसके बाद रिपेयर हो गया, फिर इंश्योरेंस भी हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया, कंपनसेशन अलाउ था, लॉ चार्जेस अलाउ, लेबर वेलफेयर अलाउ, सब्सक्रिप्शन में से 2000 रुपए यहाँ लेना था, और कुछ है नहीं डिसअलाउड में, तो बस यही सब। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे, 500 प्लस 2940 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 880, तो ये कितना हो गया 7520। इसको आप ऐड कर दोगे तो 3,30,000 प्लस 7,520, ये आ गया 3,37,520। ठीक, अच्छा इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं ताकि इजी रहेगा। नेट प्रॉफिट में ऐड करने पे ये आ रहा है 3,37,520। ठीक है, अब हम लेस करेंगे डिसअलाउड इनकम, दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट आर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उससे मतलब नहीं है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। और जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अमाउंट लिखोगे तब तो जो भी उसका ट्रीटमेंट है वैसे करोगे, उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो लेस करोगे। लेकिन ध्यान रखना पीजीबीपी में वो पूरा अमाउंट जो कि पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो पूरा अमाउंट यहाँ आएगा, तो यानी कि ये 10,000 रुपए पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे था रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिमिलरली रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट है 36,000, जबकि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हो तो प्रोसेस के थ्रू अलग ही आता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको उससे मतलब है कि कितना अमाउंट पीएल में क्रेडिट हुआ है। तो कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है 36,000, तो वो पूरा अमाउंट यहाँ पे आप ले लो 36,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद और कोई भी ऐसा इनकम नहीं है तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, 36 प्लस 10, ये आ गया 46,000 रुपीज। इसको आप लेस करोगे 3,37,520 माइनस 46,000, ये आ गया 2,09,000
91,520। ठीक, अब हम इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वो खर्चे जो कि पीएल अकाउंट बनाते वक्त हमको लेस तो करना चाहिए था, लेकिन हमने लेस नहीं किया था, वहां पे भूल गए थे या किसी भी कारण से उन्होंने डेबिट करके नहीं दिखाया, तो उसको हमें काम है ना भाई। डेबिट साइड क्या होते हैं, जो भी डेबिट साइड दिया यानी कि वो खर्चे हैं, तो वहां नहीं दिखाया, तो हमारा काम है कि यहां पे हम उन खर्चों को दिखाएं, लेस करें। ठीक है, तो जब नीचे सबसे आ जाते हैं बी पॉइंट में, तो बताया गया था कि कौन कौन से अमाउंट नहीं डेबिट है। तो सबसे पहले लिखा था एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली, अमाउंट 500 रुपीज। तो ये ऐसे खर्चे थे जिनको इन्हें पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए था, इनके लिए तो एक्सपेंसेस थे, इन्होंने नहीं दिखाया था, हमारा काम है हम दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थेफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम आयरन सेफ। तो ये जैसा कि हमने नोट्स में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक अगर कोई पैसा कैश में आयरन सेफ से चोरी होता है तो वो एडमिसिबल है, यानी कि इसको भी इनको एक्सपेंसेस में अपने पीएल अकाउंट में टू साइड दिखाना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिखाया, हम दिखा देते हैं 1500। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ न्यू टेलीफोन कनेक्शन इन द बिजनेस। कितना है, 2000 रुपीज अमाउंट है, तो 2000 रुपीज ये भी ले लोगे। और कोई भी नहीं है ऐसा जो कि पीएल अकाउंट में ना अलाउ हुआ हो, बाकी सब है, बस यही तीनों नहीं थे पीएल अकाउंट में, तो हमने इसको लेस कर दिया। तो ये इसको आप ऐड करो, ये हो गया 2000 प्लस 1500 प्लस 500, ये हो गया 4000 रुपीज। तो आप यहाँ लिखो 4000 रुपीज, इसको आप लेस करोगे इस 2,91,520 में से। तो 2,91,520 माइनस 4000 रुपीज, ये आ गया 2,87,520, 2,87,520। ठीक है, ये हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद कैपिटल गेन्स वो है नहीं, तो हम हेडिंग लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम साइड में लिखा हुआ था पीएल अकाउंट में कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ग्रॉस नोटिफाइड, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अमाउंट कितना है 2000 रुपीज, लेकिन पहले हम उसको यहां पे लिखेंगे इनर कॉलम में 10,000। ठीक है, अब इनर कॉलम में इसलिए हमने लिखा है, ऐसे तो हम डायरेक्टली लिखते बाहर, लेकिन यहां पे एक इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी था, वो था इंटरेस्ट इंक्लूड 200 ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। कहने का मतलब कि जो यहाँ एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट दिखाया गया था, इस इंटरेस्ट में 200 रुपए एक डिबेंचर जो इन्होंने खरीदा था उसके लोन से रिलेटेड जा रहा था अभी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 200 रुपए यहां पे लेस होगा, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लेस, यहां लेस लिख दो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर टेकन फॉर परचेजिंग डिबेंचर, मतलब कि डिबेंचर को खरीदने के लिए उन्होंने जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट जा रहा है 200 रुपए, तो इसको आप लेस करोगे, ये आ जाएगा 9,800। और कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अमाउंट नहीं है, इसीलिए यही अमाउंट यानी कि 9,800 रुपीज हमारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, तो सैलरी यहां पे है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट है 24,900, इसमें ऐड करेंगे हम पीजीबीपी का अमाउंट जो कि है 2,87,520,
फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमाउंट जो कि है 9,800। तो इन तीनों को ऐड करने से आ जाएगा 3,22,220, 3,22,220। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो यहाँ पे एक दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 80C में जाएगा, और एक था पॉलिटिकल पार्टीज वाला, लेकिन क्योंकि वो कैश में पे हुआ है इसलिए अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो हमको बस 80C वाला लेना है। तो हम लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो जैसा कि इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि 30% हाउस प्रॉपर्टी के लिए, 30% वर्कर के लिए और बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस के लिए, यानी कि 40% जो था वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए था। अमाउंट कितना है इंश्योरेंस का? 4,200। उसमें से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 40% ऑफ 4,200। तो आप निकालो इसको अमाउंट 4,200, तो 4,200 का 40% ये आ गया 1680 से 1680। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 1680। अब देखो यहाँ पे ना ही ये बताया गया है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने रुपए की ली गई है, ना ही डेट बताया गया है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि जब डेट भी ना बताया गया हो, पॉलिसी कितने की है ये भी ना बताया गया हो, तो हम सेकंड कंडीशन वाले को मानते हैं, मतलब कि इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 हम मानते हैं। यानी कि 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो वैसे भी हमको नहीं पता है कि कितने का पॉलिसी था, कब इशू किया गया है, तो हम सीधे सीधे पूरा अमाउंट मान लेंगे 1680 रुपए क्वालिफाई है। ठीक है, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे अमाउंट पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,200 रुपए पूरे का इंश्योरेंस था, हाउस प्रॉपर्टी वर्कर वाला, तो हमको उससे क्या मतलब, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कितना था, तो 40%। अमाउंट कितना आ गया 40% इसका निकालने पे 1680, 1680। अब क्योंकि यहाँ पे ना ही हमको डेट पता था कि कब इशू हुआ है, ना ही पॉलिसी कितने की है ये भी नहीं पता है हमको, तो हम मानेंगे ये पूरा अमाउंट क्वालिफाई है 1680। उसके बाद 80 GGC वाला क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि ये अमाउंट कैश में पे हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में पे हुआ अमाउंट नहीं क्वालिफाई होता है। तो इसीलिए बस यही 1680 रुपीज, इसको आप यहाँ पे लेस करो 1680 GTI में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस करो 3,22,220 माइनस 1680 ये हो जाएगा 3,20,540। ये आ गया टोटल इनकम।